मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, अपनी संस्था यूथ स्वागत है। ज्योग्राफी सेशन चल रहा है और ज्योग्राफी सेशन में हमने भारत का सामान्य परिचय देख रहे हैं और उसमें जो भारत के राज्यों की स्थिति केंद्र से उसकी स्थिति कहाँ पे है एज ए मैप से हमने देख लिया है। और अभी जो हम देखने वाले हैं भारत के बारे में, तो इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह सबकी स्थिति तो देख लिए थे। एज ए अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे है। तो देखिए, हम अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम एक और पढ़ेंगे, लक्षद्वीप। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश का जो क्रम था हमने बताए थे, आपको टोटल 8 है। पहला बताए थे लद्दाख, दूसरा बताए थे जम्मू कश्मीर, तीसरा बताए थे आपको हरियाणा, फोर्थ बताए थे क्या, तो दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, ये वाला क्षेत्र। और नेक्स्ट बताए थे क्या, तो पुडुचेरी। और सबसे ये देखेंगे लक्षद्वीप, और इधर आपका आ गया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो इसकी स्थिति को हम देख लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और बेहतर ढंग से जानते हैं। चलिए, यहाँ पे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को अगर हम देखेंगे तो क्या है, सबसे पहली बात, इसकी राजधानी हम लिख लेते हैं लक्षद्वीप। अब यहाँ पे लक्षद्वीप की राजधानी आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, तो कावरत्ती। राजधानी क्या है, कावरत्ती। और यह जो लक्षद्वीप है, इसके बारे में हम अगर देखेंगे तो देखिए, भारत में जितने भी द्वीप है तो अलग प्रकार के द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा द्वीप है जो कोरल भित्तियों के द्वारा निर्मित है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप ही। भारत में कौन सा द्वीप है जो कोरल भित्तियों के द्वारा निर्मित है, तो लक्षद्वीप। कोरल, कोरल मतलब ये क्या हुआ, कोरल भित्ति से निर्मित। तो देखिए होता क्या है, जो समुद्र, जो समुद्र है, में जो छोटे छोटे समुद्री जो घास होते हैं, से एक प्रकार का जो घास होता है वो एक जगह जाके एकत्रित हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो समुद्र का जल है और उसमें जो रहने वाली मछली है, तो उसको खाने के लिए वो एक जगह पर आती है। और एकत्रित इकट्ठा जब वहां पर होता है तो वो धीरे धीरे, वो बहुत लंबे टाइम के बाद एक कह सकते हैं कि स्थल के रूप में मजबूत और चट्टान का रूप धारण कर लेता है। एक्चुअली वो होता है जीव जंतुओं का ही अवशेष। तो आप याद रख सकते हैं कि कोरल भित्ति का से निर्मित भारत का द्वीप कौन सा है, तो ये है लक्षद्वीप। अब हम देखेंगे कि लक्षद्वीप की टोटल टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल हो गया, याद रखेंगे कितना है क्षेत्रफल, एरिया, तो 32 किलोमीटर स्क्वायर, यानी मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर लक्षद्वीप का क्या है, तो एरिया है। और इसमें टोटल द्वीप समूहों की संख्या पूछेगा तो 36 है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे से बोलेंगे मैम ऐसे कैसे, द्वीप है, एरिया कम है, तो संख्या काउंट अलग चीज होता है, एरिया अलग चीज होती है। तो ये एरिया हो गया कितना, 32 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका अगर हम देखेंगे कि इसमें टोटल द्वीप कितने हैं, तो ये आपका आ जाएगा 36, याद रखेंगे। और एक दो बात आती है कि यहाँ के लोग हैं, लक्षद्वीप के जो टोटल जो लोग हैं उनकी अपनी भाषा क्या है, तो ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तो मलयालम, याद रखेंगे, मलयालम, मलयालम।
क्यों ऐसा है कि ये लोग का भाषा भी मलयालम है? क्योंकि देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थिति किसका है, तो ये है केरल, और केरल में जो लोग हैं उन लोगों की भी अपनी भाषा मलयालम है। तो यहाँ पे और लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट वगैरह जो कहते हैं ना कि जितने भी कानूनी व्यवस्था होता है वो सब हाई कोर्ट के रूप में ये केरल हाई कोर्ट के ही अंतर्गत सुनवाई होता है लक्षद्वीप का भी, और इनकी भाषा भी क्या हो गई, तो मलयालम है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको देख लिए। और कुछ एक दो पॉइंट थी जो हम बता दिए हैं आपको लक्षद्वीप के बारे में। अब और हम देखेंगे कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला हम अंडमान निकोबार को पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं, लक्षद्वीप को आज हमने देखा है। अब एक आपका आ गया पुडुचेरी, कौन सा है, तो 1 नंबर पर हमने इसको देखा, 2 नंबर पर हमने लक्षद्वीप देखा, और तीसरा क्रम देखेंगे, तीसरा किसको देखेंगे, तो पुडुचेरी। पुडु देखिए, अब ये जो पुडुचेरी है, ये जो पुडुचेरी है ये भारत के कितने राज्यों में इसका स्थिति है, तो देखिए एक तो आया यमन, क्या आएगा, यमन, जो कहां पर पड़ेगा आपको, तो आंध्र प्रदेश में। दूसरा है कराईकल, कराईकल, और एक आपका खुद पुडुचेरी, पुडुचेरी, ये दोनों आपको आएगा कहां पे, तो तमिलनाडु में। कराईकल और पुडुचेरी दोनों कहां आएगा, तमिलनाडु में। और एक होगा माहे, जो कहां पड़ेगा, केरल में, माहे। तो यह अगर हम देखते हैं पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो राज्यों का टोटल संख्या हो जाएगा 3, राज्यों का संख्या हो जाएगा 3, और वो टोटल राज्य कौन है, तो एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल राज्य। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से वो क्षेत्र है, पुडुचेरी के अंतर्गत कितने जिले हैं, एज ये क्षेत्र मतलब ये सब जिले हैं पुडुचेरी का। तो एक आ जाएगा आपका यमन, यमन ये कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए हमने आपको एज ए मैप के हिसाब से भी दिखाए हैं और लिख भी दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे इसका नोट्स बना रहे होंगे उनको कठिनाई नहीं होगी। तो ये हो गया यमन, आंध्र प्रदेश में। दूसरा आपका आ जाएगा कौन, कराईकल, कराईकल, और क्या है, तो एक है कराईकल के बाद पुडुचेरी, खुद पुडुचेरी, और ये कहां पर स्थित है, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और हम देखेंगे और क्या है, तो ये है माहे, माहे कहाँ है, तो केरल में, कहां पर है, केरल में। और बात आती है कि पुडुचेरी पर किस देश का नियंत्रण था, तो पुडुचेरी पर अगर हम देखेंगे तो इस पे फ्रांसीसियों का अधिकार था। याद रखेंगे पुडुचेरियों पर किसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का। यहां से क्वेश्चन आता है, फ्रांसीसी मतलब देखिए यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आती है और व्यापार के उद्देश्य से, जिसमें ब्रिटिश, फ्रेंच, इस बारे में आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहां पर देखते हैं। तो ये जो पुडुचेरी है, इस पुडुचेरी वाले जो क्षेत्र है, एरिया है, इस पर किस देशों ने अपना नियंत्रण रखा था, तो फ्रांसीसियों का, फ्रांस का था। और जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, तो हम आजाद होते हैं ब्रिटिश से, न कि फ्रांस से। ये बात कंसेप्ट के समझेंगे कि 1947 में जो हम सभी देशवासी जितने थे, उस समय जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, वो फ्रांसीसियों के विरुद्ध नहीं लड़ रहे थे। हम उस समय केवल ब्रिटिश के साथ लड़ रहे थे कि हमें ब्रिटिश से आजादी चाहिए, ब्रिटिश से हम स्वतंत्र होना चाहते थे। तो इसका मतलब कि भारत के और कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर यूरोप के अन्य जो देश है वो अपना अधिकार रखा है, हम लड़ ही नहीं रहे हैं, तो वो तो हमें आजादी देगी नहीं, क्योंकि आजादी से नहीं मिल जाती है, कोई देती नहीं है, छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पर वही बात हुई, हम ब्रिटिश से विरुद्ध लड़े तो वो हमें स्वतंत्र कर दिया, उससे हम आजाद हुए, लेकिन अन्य देशों से हम आजाद नहीं हुए थे। तो यहाँ पर ये पुडुचेरी है, समझेंगे। तो पुडुचेरी पर अधिकार किन देश का था, तो फ्रांसीसियों का। तो पुडुचेरी फ्रांसीसियों से कब हम स्वतंत्र करवाए इसको, तो याद रखेंगे 1954, 1954 में। जी हाँ, फ्रांस
यो से अगर कहेगा कभी क्वेश्चन कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो 1954 में। चलिए, अब यहां तक तो मुझे लगता है किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और आता है पूरी से क्या, कि भारत में जो विधानसभा है, याद करेंगे विधानसभा, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है। देखिए विधानसभा, सभी राज्यों में विधानसभा है। देखिए भारत का जो राज्य है जितने भी, वहां पर हालांकि दो प्रकार के विधानमंडल का दो सदन देखने को मिलेगा, एक विधानसभा एक विधान परिषद, लेकिन सभी राज्यों में राज्यों में विधान आपको परिषद दिखाई देते हैं, लेकिन सभी राज्यों में नहीं। लेकिन आपको लगभग सभी राज्यों में विधानसभा दिखाई देते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य छोटा हो या बड़ा, उसे आपको कोई ऐसा कोई इशू नहीं दिखाई देगा। तो देखेंगे कि पुडुचेरी, जो पुडुचेरी विधानसभा, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारतीय राज्यों में विधानसभाओं में सीटों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या का एक कैटेगरिया बांटा गया है कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 500। किसी भी विधानसभा में अगर हम बात करेंगे अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं, तो 500, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो 60। न्यूनतम कितने, तो 60। तो पुडुचेरी में क्या है, पुडुचेरी जो विधानसभा है, इसमें विधानसभा तो 40, याद रखेंगे, इसमें विधानसभाओं में सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। ऐसे कई सारे ऐसे राज्य है जहां पर ये सेशन है, जैसे आप पढ़ते होंगे सिक्किम में 32 है, फिर पढ़ते होंगे गोवा में 40 है, पुडुचेरी में भी 40। इसके बाद आप पढ़ेंगे पूर्वोत्तर के जो राज्य है, मणिपुर में, वहां पे सॉरी मिजोरम में, वहां। तो ये राज्य है कुछ जहां पर हम जब विधानसभा को पढ़ेंगे और सारे चीजों में, तो यहाँ पर याद रखेंगे पुडुचेरी को भी फ्रांसीसियों से स्वतंत्र कराया गया 1954 में। इनके 4 जिले हैं, कौन कौन से, एक है यमन, याद रखेंगे, पहला हम याद रखेंगे यमन, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। दूसरा तमिलनाडु में जाएंगे तो हमको मिलेगा, एक मिलेगा कराईकल, दूसरा मिलेगा क्या, पुडुचेरी खुद, और तीसरा जब नेक्स्ट है चौथा जिला, उसका नाम है क्या, माहे। माही नहीं, बचपन में आ जाए माही, ये जो पढ़े थे वो नहीं, माहे। तो ये कहाँ पे है, केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखें यहाँ पे हमने इसको पढ़ लिया 1 नंबर पे, इसको पढ़ा हमने 2 नंबर पर, पुडुचेरी को पढ़ा हमने 3 नंबर पर। तो अब क्या पढ़ना है हमें, अब पढ़ना है दादर नगर हवेली दमन द्वीप। देखिए दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो है ना, ये दो, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी यूनियन टेरिटरी था। लेकिन 2020 में, कब, तो 2020 में इसे मर्ज कर दिया गया, यानी एक ही केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत इसे लाया गया। किसको, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को। अब यहाँ पॉइंट है जिसे याद रखना, एक तो इसका मर्ज किया हुआ समय जो ईयर है उसको हम याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे कि दमन द्वीप जो क्षेत्र है इस पर किसका नियंत्रण था। जैसे हमने पढ़ा पुडुचेरी वाला क्षेत्र है, इस पर अधिकार था फ्रांसीसियों का, उसी तरह से दमन द्वीप वाले क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण था, तो यहां पर था पुर्तगालियों का, याद रखेंगे पुर्तगाली। अब वो दमन द्वीप वाला क्षेत्र पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, तो आजाद हो गए, लेकिन यो से तो हम अभी तक स्वतंत्र हुए ही नहीं। गजब का विडंबना है ना, हम लोग क्रमिक रूप से सबसे स्वतंत्र हो रहे हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरह से, तो पहले ब्रिटिश से स्वतंत्र हुए, फिर फ्रांसीसियों से स्वतंत्र हुए। अब जो सबसे पहले भारत में आया पुर्तगाली कंपनी, उससे तो हम अब तक स्वतंत्र ही नहीं हुए हैं। जो भूभाग भारतीयों का पुर्तगालियों ने अपने अंदर रखा है तो अभी भी है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो क्षेत्र अभी भी उनके ही अंतर्गत है, तो हम ये स्वतंत्र कब हुए, पुर्तगालियों से हम कब स्वतंत्र हुए, तो यहाँ पर देखेंगे दमन द्वीप वाला क्षेत्र, और एक और है जब हम राज्य में देखेंगे गोवा जखनी,
जब पढ़ते हैं तो गोवा भी याद रखेंगे। अब इसके पैरेलल दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो गोवा और दमन द्वीप ये दोनों क्षेत्र किसके नियंत्रण में था? पुर्तगालियों के नियंत्रण में। लेकिन वर्ष 1961 में, कब? तो वर्ष 1961 में क्या होता है कि ये स्वतंत्र कर दिया जाता है पुर्तगालियों से। तो पुर्तगालियों से हम कब स्वतंत्र हुए? 1961 में। ठीक है, तो याद रखेंगे 1961 में दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली स्वतंत्र हुआ, गोवा भी स्वतंत्र हो गया भारत में। अब आता है कई बार ये क्वेश्चन कि गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 में। याद रखेंगे स्वतंत्र होता 1961 में, लेकिन गोवा को राज्य के रूप में कब शामिल किया गया? तो 1987 में, 87 में, 1987। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में हमने देख लिया था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि पंजाब हरियाणा की ये राजधानी है। और लद्दाख, और जब हम राज्यों के क्रम में जब डिटेल से अलग अलग राज्यों की चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये पढ़ेंगे कौन कौन से पर्वत पहाड़ है, पठार है। तो वहां पर हम लद्दाख के बारे में भी पढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सारे चीजों के पढ़ेंगे। अब यहाँ तक जितना केंद्र शासित प्रदेश थे हमने उसको क्लियर किया। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे सामान्य परिचय के अंतर्गत। तो अब हमको पढ़ना है कर्क रेखा। देखिए कितना बेहतर बात है। चलिए अब हम पहले दिन ही ये बात बताए थे कि जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, इसको आधार यानी बेस लाइन मानते हुए इसके पैरेलल में बहुत सारे काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, उसे हम अक्षांश रेखा कहेंगे। ये सब रेखा कैसी होती है? हॉरिजेंटल रूप में होता है। तो ये अक्षांश रेखा जो है, तो इसी अक्षांश रेखा के क्रम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो लगभग 23.5 डिग्री एक लाइन आती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। चलिए तो ये कर्क रेखा अगर देखेंगे विश्व के टोटल कितने देशों से गुजरता है? तो ये लगभग 18 देशों से होकर के गुजरता है पूरे विश्व में। हम तो पढ़ रहे हैं भारत, तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप लोग ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज खराब ही नहीं कर सकता है। चलिए कर्क रेखा को अगर हम देखेंगे तो भारत के भी लगभग ये भूखंड के 2 भागों में बांटने का काम करता है। और यह 23.5 डिग्री यहाँ पर हमने लिखा ही है ऑलरेडी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आता है बात कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? तो ये टोटल 8 राज्य। आप लोग तो बहुत सारे ट्रिक याद किए होंगे, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन वैसे याद करना है, इसको क्रम से याद करना है ताकि जब एग्जाम्स में हमें अरेंज करने के लिए दिया जाए ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो हम उसे आसानी से कर सके। तो देखिए हम इधर से क्रम से चलते हैं, पश्चिम से चलते हैं पूरब की ओर। तो भारत में जो कर्क रेखा है टोटल कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से हम याद रखेंगे। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। पहला राज्य कौन है हमारा? तो गुजरात है। पहला राज्य हो जाएगा आपका गुजरात, याद रखेंगे। और दूसरा राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चौथा राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। 5 कौन सा हो जाएगा? झारखंड। 6 कौन सा होगा? वेस्ट बंगाल। और 7 कौन हो जाएगा? तो त्रिपुरा। और 8 हो जाएगा मिजोरम। तो टोटल राज्यों की संख्या 8। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल राज्यों की हुई जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसमें 1-2 क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो याद रखेंगे एक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान की ओर जाती है और ये खंबात की खाड़ी में आकर के गिरती है। उस नदी का नाम है क्या? तो माही नदी। उस नदी का नाम क्या है? माही।
कर्क रेखा को 2 बार कट करने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी। अब क्या हमें देखना है? तो यहां पर ये देखना है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक में कौन सी राजधानी है। तो ये आप याद रखेंगे, रांची है जो सबसे नजदीक की राजधानी है। अब ये क्वेश्चन आता, अब देखिए हम एक एक बात इसमें कर्क रेखा का फाइंड आउट करते चलते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। पहली बात है कि राज्यों की बात करेंगे तो 8 राज्य। दूसरा बात कहेंगे हम क्या, तो नदी की बात कि कौन सी नदी 2 भागों में काटती है, तो माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। और हमको क्या देखना है इसमें, तो सबसे कर्क रेखा के सबसे नजदीक नियरेस्ट में कौन सी राजधानी है, तो वह है रांची। कौन सी है? रांची राजधानी में। और देखना है कि यह कर्क रेखा जो है सबसे अधिक किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो ये राज्यों की बात करेंगे, सबसे अधिक डिस्टेंस तो देखे रहे हैं यहां से लेकर यहां, यानी कि यह है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा लेंथ में। अब कह रहा है कि सबसे कम, तो सबसे कम राजस्थान में, सबसे कम राजस्थान में। चलिए, तो ये रहा कर्क रेखा के संबंध में जो भी क्वेश्चन है वह आप आराम से याद रखते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा को देखेंगे तो यहां पर क्या है, देखिए अब हम थोड़ा सा इसको ग्लोब पर बताए होंगे पहला वीडियो में। ये है आपका 0 डिग्री लाइन, GMT यानी कि ग्रीनविच मेन टाइम। इसे क्या कहेंगे? ग्रीनविच मेन टाइम, क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे प्रधान मानक समय रेखा कहते हैं। यहां से समय की गणना की जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि भारत तो यहाँ स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में। तो भारत का जो समय जोन है वो तो अलग होगा। तो भारत का जो समय जोन है वो अलग है, और उस अक्षांश रेखा तो होगा नहीं, क्योंकि समय रेखा जो निर्धारित करने वाली लाइन होती है वो क्या होती है? देशांतर लाइंस। तो भारत का जो समय निर्धारित करने वाला लाइन है उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूरब में स्थित है इसलिए पूर्वी देशांतर। ये बात हम आपको समझा चुके हैं पहले वीडियो में। जो लोग अपना पहले वीडियो नहीं, मेरा पहले जो वीडियो वो नहीं देखे वो आप करके उसको देखेंगे, ताकि आप से समझ पाएंगे कि अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है, हमने क्यों यहाँ पर पूर्वी देशांतर बोला है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब बात आती है कि भारतीय मानक समय रेखा जो पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री जिसका नाम, ये कितने राज्यों से गुजरता है। तो इसमें टोटल राज्यों की संख्या 5 है। कौन कौन राज्य है? तो पहला राज्य आएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य कौन हो जाएगा? MP यानी मध्य प्रदेश, तीसरा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, नेक्स्ट कौन सा होगा? ओडिशा, और फिर फिफ्थ जगह आंध्र प्रदेश। तो टोटल राज्यों की बात करेंगे कि कौन कौन राज्य है, आप क्रम से याद रख सकते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा ओडिशा, और पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो कितने टोटल राज्य है? 5 राज्य है। टोटल राज्यों की बात करेंगे, राज्य मानक समय, जब बात आती है मानक समय रेखा की, वो भी किसके? तो भारत में। तो ये कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य है? तो यूपी, नेक्स्ट है MP, थर्ड नंबर पर ओडिशा, फोर्थ नंबर पर छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर पर क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ नंबर पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये टोटल है राज्य हम देखें।
अब यहाँ से एक दो बात आती है कि भारतीय जो मानक समय रेखा है वह कर्क रेखा को किस राज्य में जाकर के कट करती है। तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, यह है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है ये एक दूसरे को जहां पर कट करेगी, जिस राज्य में ये क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़। ये कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, जहां पर ये दोनों कट करती है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। चलिए अब यहां से एक दो क्वेश्चन और आता है कि भारतीय जो समय जोन है ये कहां से निकाला जाता है। तो ये तो राज्य हम देखें कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन निकालते कहां से है भारतीय समय की गणना। तो ये आपका उत्तर प्रदेश, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, अब हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज, और प्रयागराज में भी कहां पे? तो एक जगह है नैनी, यहीं से भारतीय समय की गणना की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे हम। अब एक दो पॉइंट और आता है बात कि भारतीय समय रेखा के बारे में आपने रट रखा होगा कि भारतीय समय 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच समय से। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसके बारे में हम एक्चुअली पहले वीडियो में भी बताए थे कि ये कैसे होता है। तो पहली बात तो ये जो हम अभी बताएं कि जीएमटी यानी ग्रीनविच मेन टाइम जो हुआ 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये क्या करता है, ये ओवरऑल सभी जगहों का समय के लिए एक तरह से ये मानक समय रेखा के रूप में गणना कराने का काम करता है। तो भारत का जो समय है, भारत पूरब में स्थित है, तो इसके बीच में देशांतरों की बात आती है। अगर हम टोटल देशांतर की बात करेंगे तो टोटल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। 360 है टोटल देशांतर। और जानते हैं कि जब एक बार ग्लोब जो है पूरी तरह से जब घूमती है तो उसको टोटल घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटा। तो इसका अर्थ है कि 360 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना समय लग रहा है? 24 घंटा। कितना समय लगा? 24 घंटा। तो 1 डिग्री देशांतर को घूमने में लगता है 4 मिनट का समय, और इस तरह से 15 डिग्री को घूमने में टोटल 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। आप दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका मैथ अच्छा ही होगा। तो उस तरह से देख लेंगे, 15 चौके 60, और इधर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो 15 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखें कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जब 4 मिनट का समय लग रहा है, तो भारतीय मानक समय 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन रेखा है इससे कितना डिग्री आगे है? तो 82.5 डिग्री आगे है। अब जैसे 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो इसके हाफ यानी कि 1/2 यानी हाफ डिग्री को पार करने में हमें कितना समय लगेगा? तो ये लगेगा आपको 2 मिनट। हाफ डिग्री को पार करने में हमें कितना समय लगेगा? 2 मिनट्स। कितना समय लगा? 2 मिनट। अब यहां पर हम जब कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट तो 82 को कर लेंगे, तो 82 को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको आ जाएगा। यहां पर हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे पहले भी हम इसको बता चुके हैं। एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट, हाफ डिग्री को पार करने में आपको लगा 2 मिनट, और टोटल अंतर कितना है? यहां पर है ये 0 डिग्री और यहां पर है ये 82.5 डिग्री, अंतर भी है 82.5 का। तो यहां पर हम जब अंतर को निकालेंगे पहले 82.5 को, तो यहां पर ये आपका आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। 1 मिनट, साढ़े 82 का जब हम अंतर निकालेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। इसीलिए हम रखते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री और कितना समय आगे है। तो समय में रख लेते हैं कि 5 घंटा 30 मिनट, और डिग्री में देखते हैं 82.5 डिग्री भारतीय समय रेखा आगे है ग्रीनविच टाइम से। तो यहाँ पर हम जो
आज पढ़ने वाले थे जिन चीजों के बारे में कि सबसे पहले भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है, ये हम पहले पढ़े थे, और उनसे जो क्वेश्चन आता है उसको हम देखें। दूसरा क्या देखें कि भारत का जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, और इसमें राज्य राजधानी कितने, कौन से राज्य है जिससे सबसे डिस्टेंस है, किस राज्य में सबसे कम डिस्टेंस है। समय रेखा के बारे में हम देखें कि भारतीय मानक समय रेखा कौन से है, कितने राज्यों से होकर के गुजरता है और एक दूसरे को कहां पर कट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय जो समुद्री क्षेत्र है, यानी कि समुद्री क्षेत्र, ये जो भारत का एरिया है, कोस्टल एरिया, इन क्षेत्रों में हम पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आता है कि कौन से राज्य है जो कि भारत के कोस्टल एरिया के साथ में है, और उस क्षेत्र का नाम क्या है, यानी कि वो तट का नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि गुजरात में काठियावाड़ का तट है, केनारी तट, मालाबार तट, तो ये सब कहाँ स्थित है, इसको एज ए मैप पर देखेंगे। दूसरा बात हम देखेंगे कि टोटल राज्य और उन राज्यों में जो बंदरगाह प्रमुख है जहां से क्वेश्चन एराइज होता है उसको हम देखेंगे। अब तक जो हम पढ़े हैं भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही ये सारे चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।